हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम क्लास 12th का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, चैप्टर 1, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड दिस बुक कंटेन्स 20 मार्क्स फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, राइट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम शेड्यूल 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपनीज एक्ट 2013, right? So let's start it without wasting the time. And this video is for class 12th. Financial statement of a company. Financial statement of a company. Right? So the learning objective of this chapter is what are the financial statement of a company. कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं जो हमें पता होनी चाहिए? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, notes to accounts, and cash flow statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए। जो भी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस, अजम्पशंस को फॉलो करते हैं तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईजिली प्रिपेयर कर पाते हैं, राइट। सेक्शन 129 में कंपनीज एक्ट के कहा गया है ये चीज़ कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो प्रिपेयर किया जाता है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, और जो उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है वो शेड्यूल 3 में बताया गया है, राइट। तो अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 में किस सेक्शन में बोला गया है, और प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये बात आप याद रखेंगे, सेक्शन 129 कंपनीज एक्ट 2013 में ये चीज़ प्रिस्क्राइब की गई है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये प्रिपेयर किया जाएगा एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में। जो कि प्रिस्क्राइब फॉर्म किस में दिया गया है, वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है हमारा सेक्शन शेड्यूल 3 में। जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है या जो मैनर है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म या जो मैनर है वो किस शेड्यूल में दिया गया है, शेड्यूल 3 में। जस्ट अ मिनट। शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013, राइट। तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट क्या है? बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ जो कंपनी के होते हैं गिवन डेट पर वो शो किए जाते हैं। ये कंपनी जो है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को यदि चेक करना है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को यदि चेक करना है तो बैलेंस शीट जब शो करेगी तो हम इजीली चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बिजनेस के एसेट्स लिस्टेड होते हैं, इक्विटीज़ होती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो बेसिकली ये पोजीशन स्टेटमेंट है जो कि किसी भी बिजनेस की पोजीशन को बताती है। तो अगर हमें किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना है तो उसके लिए हमें बैलेंस शीट देखनी होती है, राइट। दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L भी बोलते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वी कैन से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करती है एज एन जो रिजल्ट है बिजनेस ऑपरेशंस, जो एक ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड में जो भी वो बिजनेस ऑपरेशंस करते हैं उनके रिजल्ट को शो करते हैं। ये डिस्क्राइब करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, लेकिन पार्ट 2 में करता है ये, पार्ट 2 शेड्यूल 3।
पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। जैसे बैलेंस शीट को मैंने एक और नाम से आपको बताया था कि बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं, राइट। तो बैलेंस शीट क्या है हमारी, पोजीशन स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमारा इनकम स्टेटमेंट है, राइट, इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स एक्चुअल में जो बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है, दे आर सपोर्टेड बाय द नोट्स, जिसमें हम डिटेल्स देते हैं आइटम्स की कि बैलेंस शीट में ये आइटम कहाँ से आया, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये आइटम कहाँ से आया। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को सपोर्ट करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू। नोट्स टू अकाउंट्स जो होता है एक तरह का उनके नीचे के फुट नोट्स होते हैं, जहाँ पर हमें बेसिकली बताना होता है कि जो बैलेंस शीट में आइटम्स गए हैं या जो प्रॉफिट एंड लॉस में आइटम्स गए हैं तो वो किस किस चीज़ से लेकर के गए हैं, कहाँ कहाँ से गए हैं, कितना अमाउंट गया है, वो सारी चीज़ें नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू इजीली पता लग पाती हैं, राइट। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, उसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है वो AS3 है, दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में बताया गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो शो करता है इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि हमारे बिजनेस में कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है और कितने वो कैश इक्विवेलेंट के बराबर है। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता लगती हैं, कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगती हैं। तो इस तरीके से ये ब्रीफ समराइजेशन कह लो, या फिर मैं कहूँ कि ब्रीफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होती है कंपनी की, वो यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ मैं आपके साथ। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें हमने भी 4 चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया, जो हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी बोलते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट का दूसरा नाम पोजीशन स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा नाम इनकम स्टेटमेंट है, नोट्स टू अकाउंट्स जो है वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को सपोर्ट करता है, और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो AS3 में बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में पूरा डिटेल में बताया गया है। आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जहाँ पर हम डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे, उसकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी करेंगे। और यहाँ पर अभी जो इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आगे बढ़ेगी या जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें प्रॉपर फॉर्मेट बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस का आपको बताया जाएगा कि कितने हेड्स होते हैं इसके, कितने सब हेड्स होते हैं। इस तरीके से इस चैप्टर का पूरा एक फॉर्मेट है जो कि हम करने वाले हैं, राइट। तो हम सीखने वाले हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट, उसके हेड्स, उसके कंटेंट, प्रोविज़न रिजर्व्स के बीच में डिफरेंस, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और उसके फॉर्मेट के बीच में उसका फॉर्मेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एसेंशियल्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। अभी हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यह है कि इट प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, इट प्रोवाइड फाइनेंशियल डेटा, इट प्रोवाइड फाइनेंशियल डेटा। एक्चुअली जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाने का जो सबसे पहला मोटिव या जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि हमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज जितने भी होते हैं, जो एंटरप्राइज के ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनसे रिलेटेड फाइनेंशियल डेटा की जानकारी मिलती है, राइट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है, ये शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन, शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज।
ऑफ एन एंटरप्राइज, राइट. शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज. एक्चुअली जितने भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होते हैं, यानी कि जो भी बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के दौरान जितना भी जनरली डेली बेसिस पर आपको प्रॉफिट मिलता है, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं उनको शो करती है. उन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के इम्प्लीकेशंस के बेसिस फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता लगता है, राइट. थर्ड, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो. प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो. अब कैश फ्लो की यदि बात करें तो कैश फ्लो तो दो तरीके से होगा, इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है. तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कैश फ्लो को लेकर के रिगार्डिंग इन्वेस्टर्स, कैश फ्लो टू इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स को कैश फ्लो की इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्रेडिटर्स को देते हैं, ताकि वो असेस करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, कंपेयर कर सकते हैं हम, इवेल्युएट कर सकते हैं, और एक्चुअल में पोटेंशियलिटी क्या है कैश फ्लो की इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, वो भी हम पता लगा सकते हैं. सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अभी तक हमने अभी 3 डिस्कस किए हैं, अभी हम और भी करेंगे. ठीक है. तो कैश फ्लो का कैसे पता लगता है? कैश फ्लो का पता लगने के लिए हम जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, एज़ पर AS3 जो भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उससे रिलेटेड जो भी हमें इन्वेस्टर्स को कैश फ्लो की जानकारी देनी है, क्रेडिटर्स को असेसिंग करने के लिए देना है, कंपेयरिंग करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, या बेसिकली हमें ये चेक करना है कि पोटेंशियल कैश अमाउंट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, तो इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है. बहुत ही रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है. प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन. एक्चुअल में जितने भी यूज़र्स होते हैं, वेरियस पार्टीज़ होती हैं, वेरियस पार्टीज़ जितने भी होती हैं उनको एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी उनका इंटरेस्ट होता है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सफिशिएंट और बहुत ही रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराती है स्टेटमेंट. एंड प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, ये भी एक हो सकता है ऑब्जेक्टिव. यानी कि बिजनेस की जो एक्चुअल पोजीशन है, जो भी ट्रू एंड फेयर व्यू है, वो शो करने में काफ़ी मदद करता है. उसके अलावा मैनेजमेंट की इफ़ेक्टिवनेस को भी ध्यान में रखता है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करती हैं जो, उनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. और डिस्क्लोज़ करते हैं बहुत सी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो अकाउंटिंग प्रोसेस में फॉलो किए जाते हैं, सो दैट कि इट कैन बी ईजिली एबल टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट. सो these are the objectives of the financial statement. Now, what are the essentials, why it essential of financial statement? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के essentials क्या हैं? सबसे पहला तो है आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. सबसे पहले क्या है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है, ताकि किससे रिलेटेड, फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उससे रिलेटेड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि ट्रू एंड फेयर व्यू देती है अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का, राइट. सेकंड है अंडरस्टैंडेबिलिटी. अंडरस्टैंडेबिलिटी. अंडरस्टैंडेबिलिटी क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर्स. यानी कि यूज़र्स जितने भी हैं उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इस तरीके से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए जिस वो सारे जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो सब उसके अंदर एक्सेप्टेड हो, यानी उनको फॉलो किया गया हो, तो आसानी रहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर्ड करने के लिए भी और उसको ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए भी.
थर्ड है हमारा कंपेरेबल। कंपेरेबल financial statement should disclose the information in a manner that user can compare the information of the same entity over the years. Always remember, not in a 1 year, 2 year or one amount to another amount, but इस तरह से होनी चाहिए ताकि हम उसका जब कंपैरिजन कर सकें तो इस तरीके से करें कि कोई भी यूज़र जो है वो सेम एंटिटी की इंफॉर्मेशन को ओवर द ईयर जो है वो कंपेयर कर सकता है और इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर सकता है, इंटर फर्म कंपैरिजन भी कर सकता है। तो these are the essentials of financial statement. We are discussing any more also if there is any. बट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मीन्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो भी फैक्चुअल है, जो भी फैक्ट है वो डिस्क्लोज होना चाहिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये ज़रूरी है। अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी कि जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग्स अजम्पशंस जितने भी बने हैं वो एक्सेप्टेड होने चाहिए सो दैट कि उसे समझने में आसानी हो सके यूज़र को। और कंपैरेबल का मतलब कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, आपके फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड जितनी भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज होनी चाहिए ताकि ईजिली यूज़र जो है वो कंपेयर कर सके, राइट। इंटर फर्म कंपैरिजन भी हो सके और इंट्रा फर्म भी कंपैरिजन हो सके। उसके बाद आता है हमारा वेरीफिएबल। इंफॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो डिस्क्लोज की जाती है वो वेरीफिएबल होनी चाहिए कंपनी के रिकॉर्ड से, यानी कि जब उसको चेक किया जाए, वेरीफाई किया जाए तो सारे एविडेंस हमारे पास होने चाहिए। फिफ्थ होता है रेलिवेंट एंड सिक्स्थ होता है टाइमलीनेस। अगर मैं रेलिवेंट की बात करूँ तो इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट। यानी रेलिवेंसी का मतलब यह है कि जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट है उन लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए, डिस्क्लोज्ड होना चाहिए उसके अंदर इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये कंसिडर करा जाता है कि रेलिवेंट चीज़ें ही यूज़र्स को देनी है ताकि वो, क्योंकि वो फर्दर वो आगे पब्लिक तक तभी जा पाएंगी। टाइमलीनेस का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड या प्रेजेंट होती है वो विद इन अ रीजनेबल पीरियड होनी चाहिए। जो टाइम पीरियड है उसके अंदर होनी चाहिए, राइट, नॉट आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड इज़ ओवर। अकाउंटिंग पीरियड ओवर होने के बाद होगी तो वो इतनी फ्रूटफुल नहीं होगी। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा लूज़ करती है अपनी रेलिवेंसी को। क्यों? क्योंकि अनड्यू डिले कॉज इन द रिलीज ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। इस तरह की इन्फॉर्मेशन फिर रिलीज होने में डिले होगी जब टाइमली अगर किसी काम को नहीं किया जाएगा तो, राइट। Now next, what are the parties who are interested in the financial statement or users of financial statement, right? So parties interested in financial statement या यूज़र जिनकी मैं बात करती हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे दो यूज़र्स हैं। एक तो हमारा है इंटरनल यूज़र्स और दूसरा हमारा है एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। अब मैं पहले इंटरनल यूज़र्स की बात करती हूँ। इंटरनल यूज़र के अंदर सबसे पहले हमारा आता है मैनेजमेंट। इंटरनल यूज़र्स मतलब मैनेजमेंट। इंटरनल यूज़र के अंदर क्या आएगा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के पास वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। दे टू नॉट ओनली सेफ गार्ड द इन्वेस्टमेंट, खाली वो इन्वेस्टमेंट को ही सेफ गार्ड नहीं करती बल्कि टू इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय मैनेजिंग बिजनेस एफिशिएंटली एंड मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। बिकॉज जब कंपनी या बिज़नेस में जो भी फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर की जाती है या जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं तो मैनेजमेंट का सबसे प्राइम रोल जो होता है वो यही होता है कि केवल इन्वेस्टमेंट को सेफली नहीं देखना, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपने सारी चीज़ों को मैनेज करना है, बिज़नेस को एफिशिएंटली मैनेज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करनी है, राइट। क्योंकि मैनेजमेंट एक्सटेंसिव यूज़र है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन देगा
सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, उसको रिड्यूस करना, नए प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट को नए प्रोजेक्ट में लेकर के आना, ये सारा काम मैनेजमेंट का होता है, राइट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो पहला इंटरनल यूज़र है वो क्या है, मैनेजमेंट है। और एक्सटर्नल के अंदर कौन कौन से हैं, एक्सटर्नल के अंदर हमारे शेयर होल्डर्स आते हैं, शेयर होल्डर के अलावा एम्प्लॉयज़ आते हैं, एम्प्लॉयज़ के अलावा बैंक्स आते हैं, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स भी आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, क्रेडिटर्स भी आते हैं, गवर्नमेंट भी आती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड उनकी अथॉरिटीज़ भी आती हैं, एंड सेबी भी आते हैं। सेबी मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो सबसे पहले हम शेयर होल्डर के बारे में बात करते हैं। शेयर होल्डर कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल बिजनेस में, एंड वो एक्सपोज चाहता है, ऑलवेज एक्सपोज टू द रिस्क। जहाँ रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होगा वहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा प्रॉफिटेबिलिटी का। कंपनी की स्ट्रेंथ, कंपनी की कैश पोजीशन बड़े आसानी से पता लग सकती है। सो शेयर होल्डर बेसिकली इंटाइटल्ड होता है इन सभी चीज़ों के लिए, राइट। अगर मैं एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करूँ तो एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ चाहते हैं उन्हें बोनस मिले एट द एंड ऑफ द ईयर, सैलरी वेजेस के अलावा एवरी मंथ। बोनस क्या होता है, जो एंटरप्राइज के द्वारा प्रॉफिट अर्न किया जाता है उससे लिंक्ड होता है बोनस। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक इंटरेस्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अगर मैं बैंक्स की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ तो बैंक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं बिजनेस को, एंड ये बहुत ही नेचुरल है। और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस परफॉर्मेंस को वॉच करता है बिजनेस का, कि वो प्रोसेस मेकिंग है या नहीं, प्रोजेक्ट को सही से कर रहे हैं या नहीं, इंश्योर करना कि सेफ्टी और रिकवरी है या नहीं हमारे लोन की। तो बेसिकली बैंक के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट और सेगमेंट रिपोर्ट्स को बनाया जाता है ताकि कैश पोजीशन कंपनी की जो है वो असेस की जा सके और बिजनेस सेगमेंट्स में मेकिंग प्रोग्रेस भी बनाई जा सके, प्लान्ड और प्रोजेक्टेड। अगर मैं इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो इन्वेस्टर्स में रिस्क बहुत ज़्यादा शामिल होता है। इन्वेस्टर डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, इसीलिए अवेलेबल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पर ही रिलाई करके आपको सब चीज़ों का आंसरिंग करना होता है। यहाँ पर कंपनी की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो क्या होगी, कैसे मनी को सेफली रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें माइंड में रहती हैं। अगर मैं क्रेडिटर की बात करूँ तो क्रेडिटर वो पार्टी होते हैं जो गुड्स को सप्लाई करते हैं, सर्विसेज को सप्लाई करते हैं क्रेडिट में, ठीक है। तो क्रेडिट ग्रांट करने से पहले यदि क्रेडिटर सेटिस्फाई कर ले अपने आप में कि बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी उसके लिए, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करती है असेसमेंट को बनाने के लिए। अगर मैं गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ की बात करूँ तो गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करती है ताकि वो कंपाइल कर सके नेशनल इनकम उस और उससे रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशंस को भी। वो इंफॉर्मेशन जब अवेलेबल होगी तो गवर्नमेंट आसानी से उसमें पॉलिसी डिसीजंस ले सकती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट टैक्सेशन से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। और गवर्नमेंट ये भी कर सकती है गवर्नमेंट को कि जो भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं, वो भी वहाँ पे डिस्कस की जा सकती हैं। और लास्ट है हमारा सेबी, दैट इज़ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये और अदर एजेंसीज जो हैं वो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनी की स्टडी करती हैं ताकि ये चेक किया जा सके कि कंपनी अपने लिमिट्स में है या नहीं, और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। सो ये सारे हमारे यूज़र्स थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जिनको कैटेगराइज किया गया था इंटरनल और एक्सटर्नल में। इंटरनल में आपके साथ मैनेजमेंट को लेके डिस्कशन किया, और एक्सटर्नल में हमारे पास शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेबी, इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स से रिलेटेड हमने आपके साथ डिस्कशन किया। इसके बाद थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास लिमिटेशन और है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस क्या हैं, वो भी देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ
financial statement. What are the limitations of financial statement, right? So मैं पहले पॉइंट्स लिख देती हूँ, फिर मैं उनको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी. Historical records affected by estimates, different accounting practices, qualitative elements are ignored, price level changes are also ignored. And it cannot meet the purpose of all the parties. Cannot meet the purpose of all the parties. So these are the limitations of the financial statement. अगर मैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पर बेस्ड होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड होता है पास्ट पर, हिस्टोरिकल डेटा पर, जहाँ पर पार्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं कि वो कंपनी की प्रेजेंट पोजीशन को चेक कर सकें और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को बना सकें. अब क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो पास्ट और हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड होती है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है. तो ये एक लिमिटेशन बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. सेकेंड लिमिटेशन इज अफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के आउटकम्स होते हैं, कन्वेंशंस के आउटकम्स होते हैं, जिनको हम डिफरेंट कॉम्बाइनेशन के साथ उनको एस्टिमेट करते हैं. जैसे स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करनी है, डेप्रिसिएशन पर प्रोविज़न कैसे लगाना है. तो इनके अपने अपने स्पेसिफिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं. जैसे स्टॉक वैल्यूएशन की मैं बात कर रही हूँ, स्टॉक वैल्यूएशन के लिए AS2 है जो बताता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट और NRV यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इनमें से जो भी वैल्यू कम होगी वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं जब स्टॉक को वैल्यू करते हैं. ऐसे ही डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न कैसे कैलकुलेट होता है, कौन सा मेथड होता है. तो ये सब क्या है? ये सब एस्टिमेट्स पर बेस्ड हैं. इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम बायस. नाउ थर्ड, डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं दे कैन बी ड्रॉन अप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. एज वी नो कि जितने भी डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होते हैं उनके बेसिस पर हम कोई भी जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ड्रॉन अप लेती है, कर सकती है. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड किया जाता है SLM पर या फिर WDV पर, या प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड होता है विल बी डिफरेंट व्हेन प्रैक्टिसेस आर फॉलोड. तो ये सब जो हैं ये डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो चलता है, इसीलिए इसकी लिमिटेशन बनती है. फोर्थ है हमारा क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड. जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं अबाउट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डू नॉट शो द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, जैसे कि मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है इसको ना डिस्कस करना, वर्कर की वर्किंग कंडीशन क्या है इसको डिस्कस नहीं किया जाता, पब्लिक रिलेशन नहीं शो किए जाते. तो ये सब क्योंकि मनी टर्म्स में नहीं रिकॉर्ड हो सकते, इसीलिए ये क्वांटिटी को तो लेता है लेकिन क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को नहीं लेता है. तो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स इग्नोर्ड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ये भी एक लिमिटेशन बनती है. नाउ प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड. डिफरेंट एसेट्स होती हैं, डिफरेंटली उनको शो किया जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे. सेम मेथड होता है बट सबकी अलग अलग एसेट्स की वैल्यू होती है तो उसको उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पर शो किया जाता है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसीलिए इग्नोर करती है प्राइस लेवल चेंजेस को भी, क्योंकि वो प्रेजेंट वैल्यू तो होती नहीं एसेट्स की, इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है करंट मार्केट पोजीशन को. और 6th पॉइंट है, कैन नॉट मीट द पर्पस ऑफ ऑल द पार्टीज़. जितनी भी नंबर ऑफ पार्टीज़ हैं जो कि इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था,
वो सभी पार्टीज़ जो इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे आर इन लार्ज एंड देयर इंटरेस्ट कैन बी वेरी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसीलिए कई बार सब इंटरेस्टेड पार्टीज़ को के रिक्वायरमेंट्स को या उनके पर्पस को मीटअप नहीं कर पाती है, पूरा नहीं कर पाती है, ये रीज़न होता है, राइट। सो इस चैप्टर में जितना भी बेसिक थियोरेटिकल पोर्शन था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और उसके बाद मैं अब आपके साथ प्रॉपर फॉर्मेट बैलेंस शीट का डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि पार्ट 1 में है शेड्यूल 3 के, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस है जो कि पार्ट 2 में शेड्यूल 3 के। ये दोनों कंपनीज एक्ट 2013 में है, जिसका हम फॉर्मेट बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा समरी दे देती हूँ उसका, लेकिन जो मेरा नेक्स्ट पार्ट वीडियो की होगी उसके अंदर बहुत डिटेल में आपको मैं बैलेंस शीट को डिस्कस करूँगी, राइट। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समराइजेशन दे देती हूँ। अच्छा, एक छोटी सी डिस्कशन और है जो मैं आपको बता देती हूँ। कंटेंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, राइट, जो कि हम आपके सिलेबस में है पोर्शन, तो मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो इन्फॉर्मेशन देती है प्रिस्क्राइब फॉर्म में, जो भी लॉ है, जो भी मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, जिससे कि यूज़र बहुत आसानी से जजमेंट कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है। तो उसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन होती है किस फॉर्म में होती है, सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, इस तरीके से, और बोर्ड रिपोर्ट्स। तो एनुअल रिपोर्ट जो कंपनी की होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ एक बार थोड़ा सा। एक तो रिपोर्ट होती है जिसको प्रिपेयर किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, रिपोर्ट बाय BOD, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर शामिल होता है, इसके अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जो कि सेक्शन 134 में है कंपनीज एक्ट 2013 में, वो इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की स्टेटमेंट, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट डिस्कशन, जो भी इनके एनालिसिस है, वो सब इस रिपोर्ट के अंदर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। उसके अलावा ऑडिटर्स की रिपोर्ट, जो भी बिज़नेस का आपका चेक करते हैं, ऑडिटर्स जो होते हैं उसकी जो रिपोर्ट बनाते हैं वो शेयर होल्डर्स को दी जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीसरा होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो आपकी बैलेंस शीट है उसको उसके अंदर ये चीज़ शामिल होती है। उसके अलावा अगर ईयर एंडेड के लिए, फॉर द ईयर एंडेड, अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L है तो वो भी शो होता है। नोट्स टू अकाउंट शो होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें 4 चीज़ें शो होंगी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज़ CFS। हम एनुअल रिपोर्ट के कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक लॉ के प्रिस्क्राइब्ड लॉ में इंफॉर्मेशन जो गिवन होती है वो हम देते हैं। इससे यूज़र बहुत आसानी से जजमेंट डिसीजंस ले सकता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट लगती है उसमें, ऑडिटर्स की रिपोर्ट लगती है उसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगती है बिजनेस की, जिसके अंदर ये 3 से 4 चीज़ें होती हैं। उसके अलावा नोट्स टू अकाउंट्स जो है, नोट्स टू अकाउंट्स के अपने डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कंपनी के द्वारा फॉलो की जा रही है वो, जितनी भी बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में जितनी भी लाइन आइटम्स हैं, डिटेल्स, वो एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी होते हैं जहाँ पे ट्रांजैक्शन से इवेंट के सिग्निफिकेंस से रिलेटेड अगर आपकी कोई एक्सप्लेनेशन है तो वो भी एक्सप्लेनेटरी नोट्स में शो होती है। उसके अलावा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि डिस्क्लोज की गई है पार्ट 3 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो उसको भी उसके अंदर डिफाइन किया जाता है, राइट। आपकी जो रिपोर्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, बेसिकली ये होल्ड करती है मीटिंग अपने शेयर होल्डर के लिए हर साल, जिसको हम एनुअल जनरल मीटिंग के नाम से जानते हैं। वो अडॉप्ट करती है, कंसिडर करती है, बोर्ड रिपोर्ट होती है, उनमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और जो ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है शेयर होल्डर के लिए, उसमें कंपनी के जो ऑडिटर्स होते हैं उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करते हैं, कंपनी के इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं और अपने ओपिनियन के हिसाब से कंपनी ने लॉज को फॉलो किया है नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉलो किया है नहीं, उसके बेसिस पर वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जो कि शेयर होल्डर को दी जाती है। सो दीज आर द कंटेंट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो, सो दैट इज़ वाई वी हैव बीन डिस्कस्ड हियर। एक वीडियो में प्रॉपर आपको बैलेंस शीट डिस्कस होगी और एक वीडियो में प्रॉपर आपके प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ
कि अब इस चैप्टर में हमें करना क्या है। हमें करना है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड हमें करना है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। राइट, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी तो कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल बनती है, हॉरिजॉन्टल नहीं बनती, जैसे कि आपने पार्टनरशिप में बनाया था। क्लियर है? तो आपका वो वर्टिकल बनेगी। वर्टिकल कैसे, रफली मैं आपको आइडिया देती हूँ। सबसे पहले आपके इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ आएंगे। इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़, इसके अंदर आपकी पूरा इक्विटी का पोर्शन, लाइबिलिटी का पोर्शन आएगा, देन उसका टोटल करेंगे। एंड आफ्टर दैट फिर आपका सेकंड एसेट्स आएंगे। एसेट्स में आपके नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, देन उसका टोटल करेंगे। कुछ इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट बनेगी। और अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो आपकी जो भी इनकम्स होंगी या कोई अगर आपकी अदर इनकम होगी उसका टोटल इनकम आपकी यहाँ पर आएगी, टोटल इनकम। फिर उसमें कुछ आपके एक्सपेंसेस होंगे, आप उनको यहाँ पर जोड़ेंगे, फिर माइनस कर देंगे, तो वो जो होगा वो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से आप टैक्स को माइनस करेंगे। इस तरीके से आपका प्रॉफिट निकल करके आएगा। वो भी आपका वर्टिकली होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है। तो इस तरीके से आपका जो है फॉर्मेट है जो कि ओवरऑल आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। बैलेंस शीट जो है वो पार्ट 1 में प्रिस्क्राइब की गई है, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्ट 2 में की गई है, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। राइट, तो इस तरीके से हमारा वो फॉर्मेट है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। ये सिर्फ थ्योरी पोर्शन था। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपके साथ फॉर्मेट और प्लस उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।